मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के बयान के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। एक दिन पहले एनआईए कोर्ट में इस गवाह ने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है, आरोप लगाया है कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा। गवाह ने यह भी दावा किया है कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई। मालेगांव धमाका केस में गवाह की गवाही के बाद उस पर सियासी घमासान भी खड़ा हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। सुनिए आप वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है, विधानसभा। ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में केस दर्ज किया गया था और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए का और मकोका का भी इस्तेमाल किया था, ये धाराएं लगी थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए की टीम को सौंप दी गई थी, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। और इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर हमला बोला है। साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया बीजेपी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, न केवल ये बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती। लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। उधर कांग्रेस ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के आरोपों पर सवाल उठाए हैं और इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। 2017 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र एटीएस योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश कर रही थी और विटनेस के ऊपर जो गवाह थे उन पे दबाव डाल रहे थे। अब उसके बाद फिर चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी तरह से फेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपगंडा का ये हिस्सा है। हम सभी में छिपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर लेकर जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं दुनिया के सामने। हम अपनी पहल में बायजूस यंग जीनियस कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी प्रतिभा को अलग ही स्तर पर लेकर गए हैं और लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं।
आज हम आपको दिल्ली से ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बच्चे रिया सचदेव से मिलवाएंगे। लॉन टेनिस में अंडर 14 कैटेगरी में नंबर 1 रिया सचदेव पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। स्कूल में जब वो क्रिकेट खेलती थी तो खूब चौके छक्के मारती थी। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें लॉन टेनिस की ओर मोड़ा, क्योंकि इस खेल में मजबूत कलाई की जरूरत होती है। फादर का हमेशा से था कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाऊं, और इसके अंदर जब पहली बार टेनिस कोर्ट पे उतरी तभी से रैकेट कनेक्शन बहुत अच्छा था कि फील आती थी, हमेशा सेंटर से बॉल कनेक्ट होती थी, तो इससे लगता था कि ये स्पोर्ट बना ही मेरे लिए। रिया को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। जगह जगह जाकर टेनिस खेलना काफी खर्चीला काम है। परिवार को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वो रिया का खेल नहीं रुकने देंगे। सेकेंड ईयर में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत टफ स्पोर्ट है और इसके लिए क्या बोलते हैं अकेले नहीं हो पाएगा। मैंने अपना सारा बिजनेस वगैरह जो भी था उसको वो वाइंड अप करना शुरू कर दिया एंड मैं टोटली ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हूँ इसके साथ। रिया अपनी मेहनत और लगन के बल पर 2021 में अंडर 14 कैटेगरी में ATF एशियन टूर्नामेंट में गर्ल्स डबल्स और सिंगल्स मुकाबलों की विजेता रही। ढाका में अंडर 12 कैटेगरी में ITF एशियन टेनिस टूर्नामेंट के लिए साल 2019-20 में हुए साउथ एशियन क्वालिफाइंग इवेंट में रिया गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। रिया अब तक कई अहम खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। रिया को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।